हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, जो कि बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी तथा अन्य बिहार एसआई या बीपीएससी 72 में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आज का ये सेट नंबर 3 है मैथ का। इसके 2 सेट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। रीजनिंग के भी 2 सेट हो चुके हैं, अगर आपको भी नहीं देखा तो वहां भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। बीपीएससी ने वैसे तो बताया नहीं एईडीओ का, तो ये बस क्या है, पर प्रीवियस ईयर के और बाकी जो एग्जाम्स के पैटर्न है उस बेसिस पर हमने ऑब्जर्व किया है और उसी आधार पर प्रश्नों को बनाया गया है। अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट और कितने महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे। आप भी बताइएगा कि आपने कितने सही किए, आपसे प्रश्न बने कि नहीं बने। यदि बने हैं तो उसमें कुछ कमी रह गई है तो आपने कितने सही किए वो सारी चीजें बताइएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन ऐसा ही आता रहे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी है और अंग्रेजी माध्यम में, दोनों में हमने बनाया है ताकि आपकी सुविधा अनुसार जैसा चाहे वैसा यूज करें। प्रश्न क्या एक दिया है आपके सामने, करें इफ 30% ऑफ ए is added to 40% of B, the answer is 80% of B. What percentage of A is B? कह रहा है यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर का जो उत्तर है वो B का 80% आता है। तो A B का कितने प्रतिशत है, ये सीधा सा पूछा गया है। आइए फटाफट देखते हैं। कह रहा है अगर A का 30%, तो हम A को भी 100 मानते हैं और B को भी मैं 100 ही मानता हूं, राइट, या B को हम X मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं। कह रहा है कि A का 30% जो है और B के 40% में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है B का जो है वो 80% आता है। मैंने A को क्या माना है, या ऐसा करते हैं ना, सबसे आसान तरीका यह है कि हम B को, क्योंकि B का दिया हुआ है तो B को ही मानते हैं। A को मैंने X माना है, B को 100 मान दिया। तो कह रहा है कि अगर A का आप जो है, यानी कि A का 30%, यानी A इंटू 30 अपॉन 100 करते हैं, जोड़ना है किसके, B के 40% के साथ। तो अगर B का 40% करेंगे, 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में कई सारे कि 100 में से ही परसेंटेज होता है। तो अगर B हमारा 100 है तो B का 40% क्या आएगा, 40 ही आएगा। बराबर कह रहा है जब आप इसको जोड़ देंगे तो यह जो B है इसका 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मीन्स 100 का 80% कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। अब इस 40 को आप उधर जब माइनस कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा x इंटू 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। 80 में से 40 माइनस किया तो कितना आ गया, देखिए 40 ही आ गया, राइट। क्रॉस जीरो से जीरो काट देंगे, इसको ऊपर क्रॉस कर देंगे तो जो x आ जाएगा हमारा वो कितना आ गया, 400 अपॉन में 3, ये आ गया x। हमसे प्रश्न पूछा था, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो जो उत्तर है, मतलब तो A का कितना प्रतिशत B है। A के कंपैरिजन में कह रहे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, तो जो B है वो A का कितना प्रतिशत है, यानी कि A के कंपैरिजन में B का पूछा है। तो आइए देखिए A कितना था हमारा, सॉरी ये है A अभी आया कितना, 400 अपॉन में 3। इसकी कंपैरिजन में B का पूछा है तो B ऊपर रख दीजिए 100, ठीक है। जिसका पूछता है वो ऊपर, जिसके कंपैरिजन में पूछा, जिसका का पूछा है, जैसे कि पूछा है कि B A का कितना है तो B का ऊपर, A नीचे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो 3 है नीचे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए, ठीक है। ये कितना हो गया, देखिए ऊपर गया तो 4 से काट देंगे 25 बार में, और जब 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 इंटू 3, ये आ गया 75%। मीन्स जो है वो B जो है वो A का कितना है, 75% है। यह इसका हमारा आंसर हो गया, कितना हुआ, 75%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या किया आपने, A को X माना है तो उसका 30% अपॉन 100 किया, और B का 40 माना तो B को, सॉरी हमने 100 माना तो B का 40% 40 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो B का 80%, यानी B का 80% यानी 80 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा A आ गया कितना, 400 अपॉन में 3। जैसे ही 400 अपॉन 3 आ गया, उसको हमने ऊपर नीचे रख करके
ए को ऊपर, बी को ऊपर रखा है, ए को नीचे रखा है, इंटू 100 किया, प्रतिशत आ गया 75%। क्या आपको ये समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो थंबनेल से नीचे बता दीजिए, ठीक है। आइए, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड टू बी 100% प्योर। अगर मान लीजिए कि 24%, जो 24 कैरेट होता है, आप जानते हैं जो 24 कैरेट होता है उसको हम 100% प्योर मानते हैं, तो कह रहा है कि जो 22%, जो 22 कैरेट गोल्ड होगा वह कितना होगा, ठीक है। 24 कैरेट सोने को अगर 100% शुद्ध माना जाए तो 24 के कंपैरिजन में जो 22 है वो कितना परसेंट प्योर होगा। तो देखिए 24 तो 100% प्योर है, इसकी कंपैरिजन पूछा है कि जो 22% है वो कितना प्योर होगा। तो 22 नीचे, सॉरी 22 ऊपर 24 नीचे, इसकी कंपैरिजन 24% की कंपैरिजन में 22% कितना प्योर है। तो 22 ऊपर 24 नीचे इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत पता करना है। 2 से काट दीजिए 11 बार में, ये हो जाएगा 12 बार में। तो कितना हो देखिए 1100 और नीचे 12। जब आप इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, इसको 1100 को 12 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 91.66%। तो यानी कि आपने जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 91.6%। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। समझ आ गया? बहुत आसान था। अगर कभी कभी पूछे 18% का तो सेम पूछेंगे, 18 ऊपर रखेंगे, नीचे 24 रखेंगे, इंटू 100 कर दीजिएगा। ये 2 से काटेंगे 9 टाइम है, ये सॉरी आप 6 से काट दीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 100, ठीक, ऊपर कितना है 3, नीचे है 4, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, 25 या 75, यानी कि जो सोना होगा 18 कैरेट वह 75% प्योर होगा। वहीं जो 22 कैरेट गोल्ड होता है वो 91.6% प्योर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो भी है, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसफुली 10%, ठीक है, बाई 10% ईच टाइम। व्हाट परसेंट शुड बी द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड सो दैट द रीस्टोर ओरिजिनल प्राइस। कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका प्राइस जो है वो 2 बार बढ़ाया गया, 10% उसको हमने 2 बार बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि अब बताओ उसकी कीमत को कितना प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि वह अपनी वास्तविक कीमत में आ जाए। इसको देखो 2 तरीके बताऊंगा, एक बताऊंगा फॉर्मूले से, एक बताता हूं सीधे सीधे तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं कि वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, एक बार बढ़ाया गया कितना 10%, तो जब भी बढ़ाते देखो 100 में जोड़ के बढ़ाया करिए, और जब भी घटाते हैं परसेंटेज में 100 में घटा करके, तो 10% बढ़ाया, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 अपॉन 100। फिर दोबारा बढ़ाया गया है तो फिर से एक बार 110 अपॉन में 100, ये 100 से 100 यहां कट गया, ये 2 जीरो से इस तरीके से काट दीजिए, 11 11 में कितना हो गया 121, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया अगर देखिए आप, तो 100 रुपए की चीज थी 121 की हो गई है, तो कितना बढ़ गया 21% बढ़ गया। अब हमें इस 121 को वापस क्या करना है 100 बनाना है, तो इस, ठीक है, कितना बनाना है 100 बनाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा 21 कम करना पड़ेगा, 21% नहीं 21 कम करना पड़ेगा, 21 घटाना पड़ेगा। बट किसको घटाना है 121 रुपए। देखो अभी हमने जब 100 को बनाया था तब इधर गए थे, अब 121 से इधर आना है तो 121 को नीचे, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में 21 कम करना है, तो 121 ऊपर 21 इंटू 100। जब आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है, तो कितने बार देखो कट जाएगा, इसको ये एक हो जाएगा 2100 को डिवाइड कर दीजिए किससे 121 से, तो अबाउट ये आ जाएगा, जब आप इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 17.36%। कितना जाएगा 17.36%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट है। अब इसको मैं दूसरे तरीके बताता हूं, ठीक है। आपको बता चुका हूं जब भी कोई चीज 2 बार बढ़ाते हैं या 2 बार घटाते हैं तो उसका सीधा फॉर्मूला था x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। अब हमने 2 बार बढ़ाया तो 10%, फिर बढ़ाया 10%, फिर 10 इंटू 10 अपॉन में 100, राइट। ये 2 जीरो कट गए, यहां से 10 और 10 कितना हो गया 20, और यहां से 1 1 जा 1 कितना हो गया 1, यानी ये हो गया 21%, मतलब बढ़ गया कितना 21%, राइट। अब हमें कह रहा है कि कितना 21 में कितना घटा दिया जाए, ठीक है, कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वहीं पर उसी
पॉइंट पर वहीं पे पहुंच जाए। देखिए मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको सीधा कि जब भी क्या करा है घटाना है, तो मानते x% घटाना है, तो इसका सीधा होता है कि वृद्धि कितनी हुई है 21%, तो 21 ऊपर रखिए। अब इसको 100 में से बढ़ा दीजिए, 100 प्लस 21 क्योंकि वृद्धि हुई थी इंटू 100, तो देखिए कितना जाएगा 21 बटे 121 और इंटू 100 आ गया वही वापस से। ठीक है, और अगर कमी करना होता है, ये मतलब यहाँ कमी करना है ना, तो वृद्धि हुई थी, और अगर कमी हुई होती और बढ़ाना होता है तो जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था ऊपर रखते और 100 में से उतना कर देते माइनस, तो यहां से हमारा आ जाता है कि कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप इस तरीके से याद रखिएगा। जब भी कहे कितना कम करना है, कमी का सीधा सूत्र होता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और नीचे 100 प्लस वृद्धि, और जब कहे कि कितना वृद्धि करना है तो कमी हुई होगी, तो x% जितना कमी हुआ है 100 में से उतना कम कर दीजिए इंटू 100, ऊपर पे भी 100 का गुणा कर दीजिएगा। यही दो सूत्र हैं, यहां से हमेशा इसमें से काम आता है, तो आप चाहे तो ये दोनों भी याद रख सकते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको वैसे भी समझा चुका हूं। तो इसका आंसर कितना आ गया 17.3%। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि आ स्टूडेंट स्कोर्ड 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। एक बच्चे के साइंस में 32% मार्क्स आए हैं, कितने में से 300 में से, यानी कि उसके बाद 300 नंबर का पेपर था, उस 300 नंबर में उसने 32% मार्क्स गेन किए साइंस में। तो कितने मार्क्स गेन किए 32%, तो 300 का 32% करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 3 से 9, यानी कि 300 में से 96 मार्क्स आए। कह हाउ मच शुड ही स्कोर इन अदर पेपर, जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें उसे कितना परसेंट स्कोर करना चाहिए आउट ऑफ 200 में उसको कितना स्कोर करना चाहिए, ही इज गेट ओवरऑल 46%, कि उसको पूरे यानी कि 300 नंबर के अंग्रेजी और 200 नंबर का जो बाकी भाषा का पेपर है इसका उसके पास कितना आ जाए 46% आ जाए, कह रहा है ये चाहिए उसको, राइट। तो ये हो गया देखो 500 इंटू 46 और नीचे कितना है 100 से काट दीजिए, तो यानी कि अब उसको कितने मार्क्स चाहिए एक्चुअली में, तो उसको मार्क्स चाहिए थे कितना 5 6 30 और 5 6 20 3 23, उसको 230 मार्क्स चाहिए, मींस कि उसके नंबर कितने आए थे 96 और उसको चाहिए कितने, देखो 500 में से 46% मींस उसको 230 नंबर चाहिए, और उसके नंबर आए कितने थे, सिर्फ जो उसका विज्ञान का पेपर है उसमें सिर्फ 96 नंबर चाहिए, मींस कि बाकी नंबर उसको किस में से स्कोर करने पड़ेंगे, तो 230 में से अगर आप 96 माइनस कर दें इन 230 में से आप 96 माइनस कर दें, तो मींस उसको 134 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में से उसको 134 मार्क्स चाहिए, तो वो 200 का 134 पर कितना होगा, कितने परसेंट आ जाएगा, इसको देखो 100 से गुणा कर 134 ऊपर नीचे 200 इंटू 100, 2 0 2 0 कट जाएंगे, 2 से काट दीजिए, 2 6 जा 12 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 67%, यानी कि उसको कितने परसेंट मार्क्स गेन करने पड़ेंगे भाषा के पेपर में 200 में से, वो है 67%। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि इतना आसान है फिर भी आप इतना बताते हैं, देखिए सभी का मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जिनको जीरो से मैथ सीखना है उनको तो कर सीखना ही पड़ेगा। 300 नंबर का पेपर था उसमें 32% नंबर आए थे, तो 300 का 32% 96 नंबर आए, कह रहे उसको नंबर चाहिए कितने थे 46%, कितने में से 500 में से दोनों सब्जेक्ट में, तो 46% यानी कि 230 नंबर चाहिए, 96 तो आ चुके हैं, तो और कितने चाहिए 134, कितने में से 200 में से, तो 134 अपॉन 200 इंटू 100 करेंगे 67%, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स contested in an election, one get 60% of the vote and win by 600 votes, सॉरी हाँ, कह रहा है कि 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ए है एक बी है, सपोज ए को कह रहा है कि 60% वोट प्राप्त हुए, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक भी वोट जो है इनवैलिड नहीं हुआ है, बेकार नहीं गया है, तो बी को कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ होगा 40%, राइट। तो ए ने कितने परसेंट वोटों से जीत दर्ज की होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि 20% एक्स्ट्रा वोट प्राप्त किए होंगे, यही 20% एक्स्ट्रा वोट जो है वो ए को जिताते हैं, सीधी बात है।
ए को 60% तो बी को 40%, तो ए ने 20% एक्स्ट्रा वोट प्राप्त किए होंगे। वही एक्स्ट्रा वोट जो 20% है वही कह रहे हैं 600 वोट्स हैं, क्योंकि वह 600 वोटों 1600 वोटों से ही जीता है। तो जितने भी वोट रहे होंगे, सपोज हमारा एक्स वोट रहे होंगे, तो इसका जो एक्स्ट्रा 20% है 20/100 यही जाकर के उसका बन गया होगा कितना 1600, राइट। समझ में ना, बाकी तो वोट बराबर हो गए। ये जो 20% है यही 20% क्या है एक्स्ट्रा में 1600 वोट्स है। अगर 20 से आप 100 को काटेंगे तो 20 पंचे 100 5 बार में कट जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 16 5 जा 100 या 85 यानी कि 8000 वोट। तो टोटल वोट कितने होंगे 8000। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितने 8000 वोट्स पड़े होंगे टोटल, जिसमें से 60% ए ने गेन किए और 40% बी में, तो इस तरीके से जीत दर्ज की हुई। आसान था, कुछ भी नहीं था, समझ गए होंगे आप। ये सारे पेपर आप बीपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वहां पर आप देखेंगे तो आप सेम देखेंगे इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी मैंने इन प्रश्नों को यहाँ रखा है ताकि आप वैसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करें जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर का ना बहुत हाई है और ना ही बहुत ही नीचे है, ठीक है, एक मॉडरेट टू कह सकते हैं, मॉडरेट ये वही हमने रखा हुआ है। जैसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ की ओर भी जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन it decreased by 10% during the first year, 20% during the second year and 30% during the third year। फिर एक मशीन है जिसकी कीमत पहले साल में 10% कम होती है, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घट जाती है। तो 3 वर्षों के बाद मशीन का कीमत क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो अगर मशीन का जो कीमत था वो कितना था 6250, यानी कि 6250 रुपए की एक मशीन खरीदी गई होगी, जिसका कीमत जो है वो हर वर्ष 10%, 20% और 30% घट रही है, ठीक है। यहाँ पे उसकी कॉस्ट दे रखी नहीं है मशीन पे, इंग्लिश में थोड़ा छूट गया है तो आप देखिए, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें तो प्रथम वर्ष देखो कितना घटा है 10%, तो 100 में से 10 घटाइए कितना बचेगा, मैंने कहा था बताया था हमेशा जब भी घटे तो 100 में से माइनस करना है और बढ़े तो 100 में से ही जोड़ना होता है। तो ये बचेगा 90/100, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। फिर घट गया 20%, तो 100 में से फिर 20 कम कर दिए 80/100, अब फिर से 30 कम हो गया, तब बचा कितना 70/100। जितने वर्ष कम होते जाए उतने बार आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ये याद रखिएगा। अगर हम जीरो काटना शुरू करें तो 1 जीरो यहां से, 1 यहां से, 1 जीरो यहां से कट गया और 1 जीरो यहां से कट गया। अब देखिए जो बचा है वो बचा है 625 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू 7, और अपॉन में अभी बचा है हमारे पास कितना 100, राइट। अब देखिए, अब आप इसको ये काट दीजिए सीधे, 25 से काट सकते हैं, 25 से नीचे काट दीजिए, 25 सॉरी ये हो गया, 25 से काटेंगे तो 25 25 हम 625, और यहां से काटेंगे 25 चौको 100, और ये 4 से काट देंगे 8 को 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो देखो कितना आ गया आंसर 25, 25 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7, राइट। 9 7 जा 63 और 25 2 जा 50। अब 5 से गुणा कर दीजिए 63 को, तो जैसे ही 63 को आप 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3150। कितना आ गया देखो 3150, 3150। यानी कि अब जो मशीन की कीमत है ऑप्शन नंबर बी जो है 3150 ये रह जाएगी। कुछ नहीं था, जितनी मशीन थी उसमें जितना कम करते गए वैसे कम करके काट दिया और हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। था इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। आगे देखिए, अब ये रेशियो से क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज 10 रेशियो, यहां से रेशियो साइन है 10 रेशियो 11, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि जो सीपी है क्रय मूल्य एंड एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 10 रेशियो 11 दे रखा है। तो पूछा है कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अगर देखिए सीपी 10 रुपए का है, यानी 10 रुपए की आपने चीज खरीदी है और उसको 11 रुपए में बेच दी है, तो आप जानते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सीधी बात है, 10 रुपए की चीज को 11 में बेच रहे हैं तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इस 1 रुपए को परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य में ही प्रॉफिट आता है जितना वो आपने खरीदा होगा। तो सीपी इंटू 100, ये जानते हैं आप कितना प्रॉफिट हुआ है 1, क्रय मूल्य हमारे यानी सीपी कितना था 10 इंटू 100। जैसे आप इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 10 1 जा 10 यानी कि
10% का आपको प्रॉफिट हुआ है। 10 रुपए में से 1 रुपए का प्रॉफिट मीन्स कि सीधा 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेसिक बट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट 2 bicycle were sold 3,990 each, gaining 5% on one and using 5% on other। करेक्ट कि 2 बाइसिकल हैं, दोनों को आपने बेचा है, कितने बेचा है? 3,990 रुपए में दोनों को क्या किया है? बेचा है। एक पर आपको 5% का फायदा हुआ है और एक पर आपको 5% का घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। तो पूछा है कि इस पूरे उसमें, ठीक है, कितने का गेन और कितने का लॉस आपको हुआ होगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? कह रहे कि 2 बाइसिकल दोनों को कितने कितने बेचा है? 3,990 रुपीज में बेचा है। एक में 5% का घाटा हुआ, एक में 5% का फायदा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई घाटा कोई फायदा हुआ नहीं, तो मैंने जो कि 0 हो गया, तो आप ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो हमें देखना है कि पूरे सौदे में कितने का फायदा या कितने का नुकसान हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, देखिए इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको विक्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट एसपी है, सेलिंग प्राइस वो सेम दिया हो, बराबर दिया हो, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जो भी प्रॉफिट एंड जो लॉस है वो भी सेम हो, इतने % का फायदा और इतने % का घाटा हो रहा है, ऐसा कभी प्रश्न दिया हो तो इसमें याद रखिए, एक तो हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि ही होगी। एक चीज याद रखना कि हमेशा हानि होगी, ये तो अवश्य होगा। अब कैसे? तो देखिए इसका सीधा होता है हानि प्रतिशत होता है, कितने की हानि होगी, तो ये होता है कि जो x अपॉन में 10 का स्क्वायर, x अपॉन 10 का क्या है? x वो कॉमन परसेंटेज है जो घट या बढ़ रहा है, यानी कॉमन प्रॉफिट और लॉस। जैसे दोनों में कितना कितना है? 5% है, तो ऊपर रखिए 5 और नीचे रखिए सीधा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, सीधा सा है कि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखिए 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो जब 100 का भाग देंगे 25 में तो कितना आएगा? देखिए 2 अंक गिन के पॉइंट, तो 5 2.0, यानी कि 0.25% का क्या होगी? हानि होगी। हमेशा याद रखिए क्या होगी? 0.25% की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी समझते हैं। देखिए तो थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, क्या कह रहा है कि 5% की क्या हो रही है? हानि, और 5% का क्या हो रहा है? तो मैं कह रहा हूं कि एक जो बाइसिकल ए है और एक को हम मानते हैं कि बी है। ठीक है, अब एक में 5% क्या हो रहा है? हानि। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100, यानी काट देंगे कितना आ जाएगा? 1/20। यानी कि अगर 20 रुपए की हमारा जो सीपी था, अगर वस्तु कितनी है? 20 रुपए की है, तो इसमें एसपी कितना? 1 रुपए का फायदा हो रहा है। यही तो हुआ ना कि 20 रुपए की वस्तु में 1 रुपए का फायदा, तो यानी कि यहां पर 21 रुपए की बेची गई होगी। इसी प्रकार यहां पर भी वही 5% है, तो यहां पर भी क्या होगा? 1/20 ही हो जाएगा। तो अगर यहां पर जो सीपी है वो कितना है? 20 रुपए है, तो यहां पर जो एसपी होगा, क्योंकि यहां हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना? 20 में से 1 कम कर दीजिए, 19 रुपए का। राइट, वहां जो वो दिया है कि कितने बेचा गया, उससे कोई यहाँ पे हमें इशू नहीं। बस अब करना क्या है कि हमें दोनों का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो सेम करना है। तो सेम कैसे होगा? देखिए सॉरी, सीपी तो सेम है, यहाँ एसपी सेम करना है, क्योंकि एसपी दोनों का सेम है ना। देखिए वहां पे दिया है कि दोनों सेम रेट पे बेची गई हैं, तो दोनों का एसपी कैसे सेम कर सकते हैं? तो यहाँ 21 है और यहाँ 19 है, तो इसका गुणा इससे कर दीजिए, 19 का दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह करना। ठीक है, और इसी प्रकार से 21 का यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ताकि दोनों का सीपी जो है, सॉरी एसपी जो है वो बराबर हो जाए। अब देखिए क्या होगा, जब आप इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा देखो अननेसेसरी चीज मिटा देता हूं मैं, ये सॉरी, यहाँ देखिए ये यहाँ थोड़ा सा इसका कोई यहाँ यूज है नहीं, आप समझिए ना, ऊपर का तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो उसके तो कोई दिक्कत है थी नहीं, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक, अब देखिए जब 19 दूनी 38, 380 रुपए इसका सीपी हुआ, और 21 दूनी 420 रुपए इसका सीपी हुआ, तो दोनों का सीपी कितना हो गया? दोनों साइकिल हम अगर जोड़ दें तो कितना हो रहा है? देखिए ये आ जाएगा 800 रुपए, यानी कि दोनों साइकिल का जो है कीमत कितनी है? 800 रुपए है। अब यहाँ पे अगर दोनों गुणा करें तो 19 1 जा 19 कैरी नहीं, 19 2 जा 36 1
37। तो 379 यहाँ पे आया, और 19 का यहां से भी करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, सेम ही आएगा। कितना आएगा, सॉरी 19 और इंटू 20 किया 399, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 399, राइट, यहां सही है। तो अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 19 कम 19 टू जा 38, 39 होगा सर, ये 39 है ना, हाँ यहाँ सॉरी मिस्टेक था, 399, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो आप देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 798, 798। देखो अगर 800 रुपए की वस्तु में, दोनों साइकिल कितने की थी, 800 की थी, और हम बेच कितने के रहे हैं, 798 रुपए में, यानी घाटा कितने को हो रहा है, 2 रुपए का। 2 रुपए कम हुआ ना, देखो 2 रुपए का, तो 2 रुपए से 2% नहीं, 2 रुपए का, तो 2 रुपए घाटा हुआ कितने में से, 800 में से, क्योंकि 800 रुपए हमारा सीपी था। बताया था यॉस परसेंट क्या होता है, कि कितना घाटा हुआ ऊपर अपॉन में सीपी इंटू 100। इसको काट देंगे, 2 जीरो कट गए, 2 से काट देंगे इसको 4 बार में, 1/4 जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, 0.25%, राइट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये जो मैंने ऊपर बताया आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको जो भी सही हुए वो है, ये मेरे हिसाब से बहुत शॉर्ट में है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, x/100 जो भी कॉमन यहाँ पे हानि दिया है ऊपर इंटू 10 नीचे, और उसका स्क्वायर कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, करके व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4% पर annum in order to earn 150 इंटरेस्ट। अब क्या देखो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, करे 150 रुपए का ब्याज प्राप्त करना है, तो कितने रुपए हमें 6 महीने के लिए देना चाहिए ताकि ब्याज जो है वो 4% के साधारण ब्याज पर हो। मींस कह रहा है कि आपको 6 महीने में ही कितना इंटरेस्ट कमाना है, 150 रुपए कमाना है, और रेट कितना दे रखा है, 4%। तो आपको कह रहा है कितने रुपए आपको देने चाहिए ताकि आपको 6 महीने में भी 150 रुपए आ जाए। तो हम ये मानते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट एसआई का सूत्र क्या होता है, पी यानी प्रिंसिपल जो मूलधन जो दिया जाता है, आर माने रेट जो दर है, जैसे यहाँ 4% है, टी माने जो टाइम दिया है समय, और अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पे ब्याज कितना कर रहा है, वो 150 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 150। मूलधन हमें पता करना है कि हमें कितना रुपए देना चाहिए, ये कितना रुपए होना चाहिए, तो सम माने मूलधन, रेट दे रखा 4%, और देखिए यहाँ टाइम है 6 महीने, याद रखिएगा 6 मंथ का मींस हुआ 1/2, क्योंकि एक साल में तो आप 12 से 6 का 6/12 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 1/2, क्योंकि हाफ ईयर हुआ ना, और अपॉन में 100 कर दीजिए, राइट। तो अब देखिए 4 से काट देंगे कितने बार में, ये 2 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट देंगे 50 बार में, तो गुणा कर दीजिए, तो x बराबर देखो कितना आ गया, 150 इंटू 50, तो 15×75, 15 5 75, और 2 जीरो, यानी कि 7500 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आपको 6 महीने में ही उसको 150 रुपए का आपको ब्याज प्राप्त हो जाए। इसमें कुछ नहीं था, ब्याज रख दिया, प्रिंसिपल पता करना था, आर दिया था 4%, टाइम दिया था हाफ ईयर, अपॉन में 100 क्रॉस कर दिया, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आंसर है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट से, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आज ये बारी है, मैं आपको आज की वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में क्या अंतर है वो भी समझा देता हूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं, मैं थोड़ा क्वेश्चन जूम कर देता हूं। देखिए एक तो मैं आपको बताया था जैसे कि एक ए है, एक पर्सन ए है, ठीक है, एक पर्सन बी है, दोनों ने 100 रुपए उधार लिए, कितने रुपए, 100 रुपए, इसने भी किसी से 100 रुपए उधार लिए, दोनों ने कहा कि देखो 10% का जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ए ने जो लिया है वो साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पे, बी ने भी 10% के रेट पर ही कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या किया है, ये पैसे उधार लिए। प्रथम वर्ष में देखो क्या होगा, पहले साल में क्या होगा, एक साल में 100 रुपए का 10% कितना आएगा, तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 10 रुपए आएगा, है ना, समझ गए कैसे, क्योंकि आप करेंगे 100 इंटू 10 अपॉन में 100 करेंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा।
यानी कि प्रथम वर्ष का तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 10 रुपए आया, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम रहेगा फर्स्ट ईयर में 100 रुपए का। जब 10% करेंगे, सॉरी 10% करेंगे तो 10 रुपये ही आएगा। तो देखो प्रथम वर्ष का चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों का सेम रहेगा, राइट। कितना रहेगा, सेम रहेगा, 10 रुपए। अब होता क्या है, नेक्स्ट ईयर फिर से देखो ये SI1 प्रथम वर्ष का हो गया, SI2 में अभी भी देखो ये जो मूलधन है ना वो 100 रुपए ही माना जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन है आपका, जो अमाउंट है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसी 100 रुपए पे आपको हर साल ब्याज देना है। तो 100 रुपए फिर 10% का ब्याज, तो फिर से देखो कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। पर अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज हो गया, ये 100 रुपए में ये जो पहले साल का ब्याज है ये जुड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 110 रुपए, और आपको इसमें 10% का ब्याज देना पड़ेगा, राइट। कितने का ब्याज देना पड़ेगा, इसमें 10% का ब्याज देना पड़ेगा। मीन्स अब आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो 11 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, जबकि यहां कितना देना पड़ रहा था, 10 ही देना पड़ रहा था, जबकि यहां पे कितना देना पड़ रहा है, 11 रुपए देना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसमें 2 वर्षों के देखो कितना हुआ, यहाँ 2 वर्षों को कितना हुआ, 20 रुपए हुआ एक तरीके से, और जबकि यहाँ 2 वर्षों कितना हुआ, 21 रुपए ब्याज हुआ। मीन्स कि 100 रुपए में यहाँ पे आपको 21% का ब्याज देना पड़ा है 2 वर्षों में, जबकि यहाँ पे कितना देना पड़ा है, 20 रुपए ही देना पड़ा है, ठीक है। अब अगर तीसरे वर्ष की बात करें, तीसरे वर्ष में, तो देखिए तीसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज में क्या रहेगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट देखिए, साधारण ब्याज में क्या रहेगा कि अभी भी 100 रुपए ही है, और इस 100 रुपए में ही आपको 10% का ब्याज यानी 10% ही देना पड़ेगा, 10 रुपए ही देना पड़ेगा। बट यहां पर अब देखो क्या होगा कि जो 110 रुपए थे, अब इसमें 11 रुपए और जोड़ दीजिए, तो अब हो जाएगा 121 रुपए, और आपको अब 121 रुपए में 10% का ब्याज देना पड़ेगा। मीन्स अब आपको ये 0 कट गया, अब ये कितना आएगा, 12.1 रुपए, यानी नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज जाएगा वो कितना होगा, 12.1 रुपीज। तो मीन्स 21 रुपए तो पहले हो गए थे, अब इसमें 12 और जोड़ दीजिए, 12.1 और जोड़ दीजिए, तो देखो कितना है, 1.33, यानी 33.1% का इसमें ब्याज देना पड़ेगा, जबकि इसमें कितना हुआ, 30% का ही ब्याज देना पड़ेगा। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, यही मेन इसकी जड़ है जो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि देखो दूसरे वर्ष में अब कितने का अंतर, देखो जैसे सेकेंड ईयर में, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं तब आप समझ पाएंगे, यहां तो समझ में आएगा आपको। आइए अब हम थोड़ा सा प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस प्रश्न को, तब आप इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। मैंने इसमें कई सारे प्रश्न जोड़े हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बार बार पूछे जाएंगे, आप देखिएगा तो आप सीधे सीधे बता पाएंगे, ठीक है। और एक इसका सूत्र तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे बताया था मैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, PR इंटू टी अपॉन में 100, P मैंने प्रिंसिपल, R मैंने रेट, T मैंने टाइम, अपॉन में 100। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखाता है, पर इसमें अमाउंट आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं मूलधन के साथ मिश्र धन आता है सीधे, कि कितना आपको देना पड़ेगा ब्याज जोड़ करके। इसका सीधा होता है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जिसका हम यूज कभी करेंगे नहीं, मैं आपको सीधा बताऊंगा कि इसका बिना यूज किए हम सीधे कैसे आंसर पता कर सकते हैं। तो आइए, जैसे अभी बताया मैंने आपको, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं, देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, फिर सीधे सीधे आपको मैं उत्तर पे पहुंचाता हूं। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि मतलब कि फिक्स्ड अमाउंट है, पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 4% पर annum इज 120 रुपी। कह रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन नंबर, कोई भी धन होगा, कोई भी मूलधन होगा, उस पर 4% की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 102 रुपए है। तो बताइए कि 2 वर्षों पर उसका साधारण ब्याज कितना होगा, ये समझिए कितना कह रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि प्रथम वर्ष का तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो हम यहां से 2 वर्षों का ब्याज पता करते हैं। देखो 4% है 2 वर्षों का ब्याज, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। 4% है सीधा, देखिए इसका बताया वही सूत्र x प्लस y
प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, वही सूत्र यहाँ पे काम करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी ब्याज पता करना हो, सीपी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ब्याज है वो पता करना है। 4% है प्रथम वर्ष भी, अगले बार भी 4%, प्लस 4 गुणे 4/100, ये हो गया 8 और ये हो गया 4 चौक 16, जिसमें 16 अपॉन में कितना आएगा 100, जो हो जाएगा 0.16, तो 8.16% आ गया। 2 वर्षों का ब्याज कितना आ गया देखिए 1.86% आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहां से, और 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, तो मैंने कहा साधारण ब्याज तो सीधे सीधे बढ़ता है, एक वर्ष का 4%, नेक्स्ट ईयर का 4%, तो 8%। साधारण ब्याज कितना हुआ 8%, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 8%, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 8.16%। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज अगर x रुपए हमारा था, सपोज x रुपए था, तो उसका अगर हम 8.16% निकालते इंटू 100 करते, तो ये जाकर हमारा 102 रुपए आता। ये तो कह रहा ब्याज दिया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता। अगर हमने x रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता 8.16 अपॉन 100 बराबर 102। आप इसको क्रॉस कर दीजिए तो देखो x बराबर कितना आ गया 102 इंटू 100 नीचे 8.16, ये हमारा अमाउंट आ गया कि इतना रुपए भैया हमने, प्रिंसिपल आ गया कि इतना रुपए हमने इन्वेस्ट किया होगा। अब अगर इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज की जगह साधारण ब्याज पता करें, कितना परसेंट साधारण ब्याज, इसका 8% निकालिए तो हमारा क्या जाएगा साधारण ब्याज आएगा सीधा सा, देखिए 102 इंटू 100 अपॉन 8.16, और इसका कितना 8%, क्योंकि यही तो हमारा प्रिंसिपल है, इसी पे तो हमें देना है 8% के ब्याज। तो ये 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी 816 नीचे और 8.16 नीचे, 2 जीरो बढ़ाइए तो ये हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 816 से 801 बर्फ कट गया, 2 जीरो ये आ गया, तो यानी कि कितना ब्याज आएगा 100 रुपए का ब्याज आएगा। यानी जो भी धन था, कितना भी अमाउंट था हमें नहीं पता है, सीधी सी बात है, हमने वो इन्वेस्ट किया था चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमें 102 रुपए का ब्याज प्राप्त होता, और अगर हम उसी को साधारण ब्याज पर देते तो हमें सीधा सीधा जो ब्याज प्राप्त होता वो कितना होता 100 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, ये तो समझिए जब भी आपको इंटरेस्ट दे रखा हो कितना परसेंट, जितना परसेंट भी है उसको इस सूत्र में जो भी पीछे बताया था दोनों बार बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे रख करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर सकते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं करना है, उसको उतने बार जोड़ दीजिए सीधा आ जाएगा। फिर हमने जो एक्स अमाउंट माना था उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 102 रुपए आ गया, एक्स इंटू 8.16 अपॉन 100 करके, और फिर जो आया इसका 8% किया तो ये आ गया। ये सीधा भी आप कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट कैसे बताता हूं, देखो हमें पता है कि कितना चुका था 8.16, तो 102 रुपए का 8.16 के रेट में कितना है 102 आया, तो 8% के हिसाब से कितना आएगा 8.16 के हिसाब से कितना है 102, तो 8% के हिसाब से कितना आएगा, सीधा सा इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, नीचे 8.16, पॉइंट जाएंगे 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 रुपीज, तो सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका अपोजिट भी हो सकता था, कैसे, सपोज मैं कह देता कि साधारण 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज कितना है 100 रुपए है, तो मैं पूछता कि 2 ईयर का उसी 4% की दर से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो सीधे से पता है 4% की दर से कितना 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 और 4 चौक हो जाए 0.16, यानी कि इसका 86 और इसका 4 या 4 कितना 8%। ठीक है, तो अब 8 का कितना दिया है 100, 8 रुपए कितना दिया है 100 दिया है, तो 8.16 का कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट जीरो हटाइए, 2 जीरो काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 1 जा 8, 0 8 2 जा 16, तो 102 रुपए आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से चाहे कुछ भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। देखिए फिर से क्वेश्चन में रखा है, करें किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो कि ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 3 फॉर 3 ईयर 10% इज 31। मींस कह रहा है कि 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाइए, 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट लगाइए, दोनों का अंतर कीजिए तो 31 रुपए आएगा। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा। देखिए अगर हम बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 3 वर्षों का कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा,
10% के हिसाब से 10 10 10 3 वर्ष होगा। बट यहाँ पे थोड़ा चक्कर है, यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा। तो ये 2 वर्ष का तो हम पता ही कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 और अपॉन में 100। अब इसको काट देंगे, 2 0 2 एकदम 20 और 1 21% आ गया। अब 21 को फिर से 10 कर दीजिए, 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन में 100, राइट। ये 0 0 कट गया, ये आ गया 31 और ये आ जाएगा, आप जैसे करेंगे तो उसको कितना आएगा, 10 का भाग देंगे 21 में 2.1, तो ये आ जाएगा 33.1%। यहां कितना था देखो, यहां तक 30% और यहां कितना है 33.1%, मींस कितने का अंतर आया। अगर दोनों में डिफरेंस पता करें आप तो कितने का आ रहा है, 3.1% का डिफरेंस आया। यही जो 3.1% है वही तो 31 रुपए है, राइट, क्योंकि अंतर कितने का, 31 का। तो अगर हमारा x रुपए था तो x का 3.1% करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो हमारे पास 31 रुपए आ जाएंगे। यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 31 से 31 काट दीजिए, x अपॉन 1000 मीन्स हमारा अमाउंट जो है वो कितना है, 1000 ही हो गया। तो हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट करें कंपाउंड इंटरेस्ट पर और सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हमारे पास जो 3 वर्षों में अंतर आएगा दोनों में वो 31 रुपए का आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। अगर 2 वर्षों में पूछता दोस्तों तो देखो 2 वर्षों का यहाँ पे क्या आया था हमारा, एसआई में आया था कितना, 20%, और सीपी में, सीआई कह सकता हूँ, सॉरी सीआईपी नहीं, सीआई बार बार मैं सीपी कर दिया, सॉरी दोस्तों। तो सीआई ये कितना आया था, 21%, दोनों में 1% का अंतर आया था। मीन्स अगर हमारा x रुपए था तो इसका 1% अपॉन 100 करेंगे तो 31 रुपए आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 रुपए आता, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे कि हमने कितना रुपया जमा किया होगा तो इतना, ठीक है दोस्तों। इतना बेहतरीन आसान, अक्सर तो वैसे 2 वर्षों का ही पूछता है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने 3 वर्षों में भी कर लिया, परेशानी की कोनो बात नहीं है, ये समझ गए तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया, करे द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years कंपाउंड इंटरेस्ट। करे एक मनी है, एक धन है, अपने आप का दुगना हो गया है 4 वर्षों में, तो इट विल अमाउंट 8 टाइम इटसेल्फ एट द सेम रेट। कितने वर्षों में यह अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। देखिए कह रहे कि कोई धन है, वह किसी भी दर से किसी भी रेट से बढ़ रहा होगा, हमें नहीं पता है, पर वह 4 वर्षों में दुगना हो चुका है। अगर हम उसे 8 गुना करना है तो वह कितने वर्षों में हो पाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। समझिए बात को, इसको सूत्र से कर सकते हैं, वही कि अगर हमने सपोज हमारा x रुपए था, प्रिंसिपल हमने x रुपए जमा किया होगा, तो ये कितना हो चुका है, अमाउंट हो चुका है कितना, दुगना 2x। तो कैसे a बराबर p बताया था ना को 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, और यहां से n का मान रख देंगे 4 वर्ष, इधर रख देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, भयानक का करेंगे, जो भी आएगा वो किस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। अब आइए इसका हम समझते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ट्रिक सीधा सा ये है कि कह रहा है कि कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 2 गुना हो गया है, राइट। तो हमें करना है कि x वर्षों में कितना होगा, 8 गुना हो जाएगा। अब इस 8 गुना को इस तरीके बनाइए पावर में, ये 2 की पावर बन जाए, तो अगर 8 गुना को 2 की पावर करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है, तो 4 को इस 3 से, देखो जो वर्ष है ना, ये जो n का मान आया इससे उतना गुना कर दीजिए, तो 4 को देखो, ये पूरा जो पावर आता है ये n होता है, यानी वर्ष होता है, तो इतने गुना में, यानी 4 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, सीधा आ जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अगर हम पूछो 16 टाइम कितने गुना, कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 16 क्या होगा, 2 की पावर 4 करेंगे, और 2 की पावर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वर्ष, माने 16 वर्षों में कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम पूछो 32 गुना कितने गुना, ठीक है, 32 जो गुना है वो कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 32 करेंगे 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की घाते 5, और 5 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। तो अब समझ में आया सीधा से क्या करना है कि जितने गुना कह रहा है, अब देखो ऐसे कर सकते हैं, जब भी आएगा ऐसे क्वेश्चन तो वो हमेशा पावर में बन जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई धन जो है
वो 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 वर्ष में, 5 ईयर में वह 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो उसको 9 टाइम्स होने में, 9 टाइम्स होने में कितना टाइम चाहिए? तो 9 टाइम्स मतलब 3 का स्क्वायर बना दीजिए, और 3 के स्क्वायर तो 5 इंटू 3 कर दीजिए, तो 5 इंटू 2, सॉरी जो स्क्वायर है ना, 5 इंटू 2, यानी कि 10 वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से सीधी सी बात है, ये आसान सा ट्रिक है, उसमें कुछ भी ज्यादा 3-5 नहीं करना है। ठीक है, तो जितने गुना का है उसको आपको उतने, जितने पहले टाइम था उसका स्क्वायर, उतने जो पावर बनानी है, और उसके बाद जो वर्ष से उससे गुणा करना है। ठीक है, तो ये सीधा समझ गए कॉन्सेप्ट। बस आइए नेक्स्ट देखिए। अब एक प्रश्न कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर, अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 425, कह रहा है कोई संख्या है जिसको 425 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 45 आता है, शेष जो 45 आता है इससे डिवाइड करने पर। तो अगर इसी को 17 से डिवाइड करें तो शेष कितना आएगा? मैंने कहा था जब भी ऐसा कहे तो इस जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर से ही रिमाइंडर को, सॉरी जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड करना है किससे? 17 से। तो 45 को आप सीधा 17 डिवाइड कर दिए, इस नंबर से हमें कोई सरोकार नहीं है। 17 दूनी 34, 17, ठीक है, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। घटाइए कितना रिमाइंडर बच रहा है, ये हो गया 5 में से 1 और यहाँ पे 1, तो 11 शेष बच रहा है। मीन से कि अगर उस संख्या को हम 17 से भाग दें तो 11 शेष बचेगा, सीधी बात है। तो शेष को ही जो रिमाइंडर है उसी को डिवाइड कर देते हैं तो सीधा आंसर आ जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या x को, यानी कोई नंबर x है जिसको 289 से डिवाइड करने पर 18 रिमाइंडर बचता है, तो उसी को 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सीधा कुछ नहीं करना है, 17 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, दैट्स द आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि इतना से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सीधा सा बात है, 4 अंकों की 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 9, 4 टाइम्स ऐसे 9 हो जाएगा। जब आप उसको 307 से डिवाइड करेंगे, सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार जाएगा? 3 बार नहीं जा सकता क्योंकि 3 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार कर दीजिए, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। हटाएंगे, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 8 और यहाँ पे 3, 9 फिर से आ जाएगा। अब इसको कितने बार जा सकता है? ठीक है, तो ये 9 बार डिवाइड कर दीजिए, 9, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो ज्यादा से ना, तो 3 बार जा सकता है क्या? 3 बार जा सकता है, राइट राइट, सॉरी दोस्तों, इसको 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 33 या 90, तो 3 बार करेंगे तो 21 और 3 या 9। घटाइए तो ये देखो 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ 0 और ये हो जाएगा 9। फिर 3 से भाग दीजिए, ठीक है, बट ऐसा भाग दे, देखो हम अक्सर क्या करते हैं कि इस संख्या से जब भी कहे जोड़ना है, जब भी कहे घटाना है तो सीधे से जैसे भाग देते वैसे देंगे, जब भी कहे कितना जोड़ा जाए तो इस संख्या को इससे ज्यादा बार भाग देना है। क्या देना है? ऐसे भाग देना कि इससे ज्यादा बार जाए। जैसे अगर मैं 2 बार कहूंगा तो ये कम हो जाएगा, बट अगर मैं 3 बार भाग दूं, 3 बार कहूं तो ये कितना आएगा? 9 2 1। अब आप कहेंगे तो घट नहीं रहा है, तो आपको घटा के वही तो करना है कि माइनस में आंसर आना चाहिए, तो वो उतना कम पड़ रहा होगा ना। तो अगर हम 921 में से आप 7 8 9 सीधा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गए तो बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और 1, यानी कि एक कहां से कह रहा 11, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3 और यहाँ से 8 में 1 गया 7, यानी 132 कम पड़ता है। इसमें 132 और होता तो ये पूरा पूरा कितना था? 921 आता और पूरा पूरा कट जाता, मीन्स कि हमें 132 जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, राइट। बट अगर यही मुझसे पूछता कि कितना घटाया जाए कि पूरा पूरा कट जाए, तो मैं क्या करता? फिर से 307 से 9999 को भाग देता, 3 बार करते, 921 आता, फिर से रिमाइंडर बचाते, 7 8 9 आता। अब इसको हम 2 बार भाग देते सिर्फ, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 6 जा, इस तरीके करते, और यहां से बचता 5, यहां बचता 7, यहां बचता 1, यानी 175 एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर 175 नहीं होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो घटाना होता तो 175, पर जोड़ना है तो 132, उसमें एक्स्ट्रा बार डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे सेम टू सेम कह रहा है, देखो कि 1323 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, कह रहा है किस नंबर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? क्यूब माने कि 3 3 की पेयर बन जाए। अगर 1323 को अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो 3 से कर देते हैं, फैक्टर करते हैं इसको, 3 4 जा 12, 13, 12 जा बैठ जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 12 हो गया, 3 चौके 12
और 3 1 जा 3, राइट। अब ये 3 से कट सकता है क्या, तो देखते हैं 3 से करे थे, तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 7 21, ठीक है। 3 से फिर से कर सकते हैं, 3 चौको 12, 3 9 जा 47, 3 9 27, फिर 7 से करेंगे, 7 7 49, और फिर 7 7 1 जा 7। अब देखो ये 3 का तो 3 3 के पेयर बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ घन कह रहा है, क्यूब कह रहा है ना, तो बट 7 का जो है इसमें एक 7 की कमी पड़ रही है, 2 7 है, तो यानी कि एक 7 की और जरूर पड़ेगी, तो यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दैट्स द आंसर, ठीक है। और जब अगर स्क्वायर कहता, वर्ग कहता, तो हम यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाते हैं, बट यहाँ पे क्यूब कह रहा है, इस वजह से 3 3 के पेयर बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9 AM पर से 2 PM, मतलब सुबह 9 AM से दोपहर के 2 PM तक द टेम्परेचर रोज एट द कांस्टेंट रेट 21 डिग्री टू 36 डिग्री, यानी कि सुबह जो 9 बजे था ये 21 डिग्री था, और यह 2 बजे 36 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे तापमान कितना होगा, पूछा है कि 12 बजे कितना तापमान होगा। तो आप देखिए 9 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो हमें यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो 9 9 5, ठीक है, कितने हो गए, 5 घंटे हो गए ना, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, ठीक है, 9 5 14। और यहाँ के कितने डिग्री बढ़ा है, तो अगर आप इसमें से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा कुछ 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना डिग्री बढ़ता है, 3 डिग्री बढ़ रहा है। हमसे पूछा है 12 बजे, तो जाहिर सी बात है कि 2 बजे अगर 36 है तो उसमें से 6 डिग्री कम कर दीजिए 2 घंटे का, तो 12 बजे यानी कि 30 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, सीधी बात ना, क्योंकि 2 घंटे में कितना 6 डिग्री, तो 12 बजे कितना रहा होगा 30 डिग्री, 2 घंटे में बढ़ के 6 डिग्री बढ़ेगा होगा 36 डिग्री, क्योंकि पर आवर कितना बढ़ रहा है 3 डिग्री। समझ आया कैसे, यहाँ से टाइम का माइनस किया, यहाँ तापमान माइनस किया, और इस तरीके से 30 डिग्री हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2 numbers are in the ratio 3:4 if HCF is 4, इससे पूछा। देखिए हमेशा ऐसा होगा कि जब भी 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया होगा, हमेशा दिया होगा, और आपसे क्या पूछा होगा, एलसीएम पूछा होगा, हमेशा याद रखिएगा, या सब पूछा होगा, तो कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, यानी कि जो अनुपात है उसका गुणा, अब गुणे एचसीएफ, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ये सीधा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे 3:4 दिया है, तो 3 into 4 और इंटू एचसीएफ कितना दिया, 4 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, कुछ नहीं करना, सीधा ये सूत्र याद रखिएगा, यही हमेशा आएगा। क्या दिया होगा, जब भी रेशियो दे रखा हो और मासा दिया हो, ऐसा निकालना हो, सीधा सूत्र है कि अनुपात का गुणा और साथ ही साथ क्या है एचसीएफ, इसका कर दीजिए, सीधा आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि 4 घंटियां हैं, 4 व्यय हैं, जो 4 6 8 और 14 सेकंड पे टाइम पर बचती है, यानी कि 1 घंटी 4 सेकंड पे दोबारा रिपीट होती है, एक 6 सेकंड पे, एक 8 सेकंड पे, एक 14 सेकंड पे रिपीट होती है। अगर कह रहे हैं वो 12 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हो, तो दोबारा यानी कि वह 12 बजे एक साथ रिंग करते हैं, तो दोबारा एक साथ कब रिंग करेंगे। जब भी एक साथ पूछे, ऐसा कुछ भी हो, चाहे घंटी हो चाहे ट्रैफिक लाइट हो, इन सभी में हमेशा करते हैं एलसीएम पता करते हैं। क्या करते हैं, क्या पता करना होता है, एलसीएम। तो 4 6 8 और 14, इन सभी का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए वो करते हैं हम सीधा पता, बचपन में पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, 4 6 8 14 कर दीजिए, 2 से भाग देते हैं, 4 को 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और ये 7 बार में, फिर से करते हैं 2 से, तो ये 1 ये 3 ये 2 और ये 7। अब इन सबको गुणा कर दीजिए, अब कुछ कट नहीं सकता है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो 3 दूनी 6 7 42 और गुणे 2 दूना 4, तो 4 यहाँ से, 4 दूनी 8 और 4 24 हो गया 160 सेकंड। कितना आ जाएगा, 168 सेकंड। अब इस सेकंड को अगर हम मिनट में घंटे में चेंज करना चाहें, ठीक है, तो घंटे में चेंज तो होगा नहीं, तो मिनट में चेंज कर देते हैं, 60 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 120 सेकंड का होगा 2 मिनट, तो बचा कितना 48 सेकंड। तो यानी कि अगर 12 बजे रिंग किया होगा तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर दोबारा से रिंग करेंगे। कब, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर ये दोबारा से रिंग करेंगे एक साथ। समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों पर एलसीएम पता करना है, वही हमारा आंसर होता है सीधा सीधा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये एवरेज से है। कह रहा है अ क्रिकेट प्लेयर आफ्टर 10 टेस्ट स्कोर्ड 100 रन्स इन 11 टेस्ट, एज अ रिजल्ट द एवरेज ऑफ हिज रन्स इज इंक्रीज बाई 5%, 5 नंबर, उसका 5 रन जो है वो बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रन इज। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 11वें मैच में 100 रन मार देता हुआ है, ठीक है, 11वें मैच में क्या किया उसने, 100 रन मारे, जिसके कारण उसका जो औसत था वो 5 रन बढ़ गया। मींस कि उसका एवरेज जो है वो कितना बढ़ गया है, 5 रन बढ़ चुका है। तो रनों का औसत, वर्तमान औसत यानी कि अब जो है प्रेजेंट में उसका जो एवरेज है वो कितना है, ठीक है, ये समझिएगा, समझ में आया। मींस कि क्या करा है उसने, एवरेज कितना बढ़ा दिया है, औसत कितना बढ़ा दिया, ठीक है, औसत जो है वो कितना बढ़ा दिया, 5 रन बढ़ा दिया सभी की, यानी कि जितने भी 10 मैच उसने किए होंगे पुराने, उन सब में 5-5 रन बढ़ गया। यानी कि एवरेज, अगर देखो दो तरीके समझते हैं, एक तो प्रश्न से, सूत्र से, और फिर एक डायरेक्ट ट्रिक से। औसत का सूत्र होता है, औसत होता है योग बड़े संख्या, राइट। अब अगर मैं मानता हूं कि भैया औसत जो x रन था, तो योग कितना होगा और संख्याएं कितनी होती, तो योग संख्याएं 10 रही होंगी, क्योंकि 10 मैच उसने किए थे। तो ये जो हमारा योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10x, राइट, ये आया। अब उसने कह रहा है कि जब 11वां मैच किया तो अब जो उसका औसत है वो x से 5 रन बढ़ गया। तो अब योग कितना हो गया, देखिए, योग बटे 11 मैच हो गया, गुणा कर देंगे 11, तो देखो क्या आएगा, 11 है x, 11 पचे 55, राइट। अब अगर देखो तो योग में से कितने का अंतर हो चुका है, अब ध्यान से देखो कितने का डिफरेंस आ चुका है। तो ये इतने रन थे, ठीक है, और अब कितने रन हो गए ये, ठीक है। तो अब योग कितना आ गया, इतना, पहले कितना था योग, तो 11, देखो 11वें मैच के बाद योग यानी कि टोटल यानी इतने हो चुके हैं, और 10 मैच के बाद कितने थे, इतने थे। अब आगे देखो, अब देखिए ये स्कोर बढ़ा कैसे है, तो अब पहले कितना था, 10x था, और अब स्कोर कितना हो गया है, 11x प्लस 55, ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 11 में से 10x जाएगा, तो ये जाएगा x प्लस 55 सॉरी, बराबर ये 100 रन जो बढ़ाए बनाए, उन्हीं रनों की वजह से क्या हुआ है, ये स्कोर चेंज हुआ है। तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 45, 100 में से 55, यानी जो पुराना औसत था जो हमने यहाँ पे x माना था वो कितना था, 45 रन था, कितना था, 45 रन। अब औसत कितना बढ़ गया है, 5 रन बढ़ गया है, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 50 रन। सीधा समझ अर्थ हो गया कि जो नया औसत आ गया वो कितना है, 50 रन है, सीधा समझ, ये हमारा आंसर है। तो अब जो नया औसत होगा वो कितना होगा, 50 रन, ठीक है। तो अब देखिए इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 50 रन। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब इसकी देखो ट्रिक समझो, हमारे पास कह रहा है कि पूर्व के जो 10 मैच थे उसने अपने 100 में से 5-5 रन इन सभी मैचों को दे दिया, 10 मैचों को। देखिए जब भी औसत बढ़ाता है मीन्स 10 मैच के 5-5 रन बढ़ गए तभी तो औसत बढ़ेगा। तो अगर 10 मैचों के 5 रन बढ़ा दिए तो कितना बढ़ गया, 50 रन, यानी इसने अपने 100 में से 50 तो दे दिए, तो 100 में से 50 अगर माइनस कर दें तो बचा कितना, 50, मीन्स अब नया औसत कितना होगा, वही 50 है, क्योंकि इसके पास भी 50 और बाकी सबके पास भी 50 होगा। तो ये सीधा सीधा होता है। अगर ये कह देता कि सबके 4-4 रन बढ़े हैं तो 10 मैचों का अगर 4 औसत बढ़ा होता तो 40 करते तो कितना आता, ये 40 आ जाता, और 100 में से अगर 40 माइनस करते तो बचता 60, तो औसत हमारा जो होता है वो 60 हो जाता है। ये सीधा सा आंसर है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो पीछे के जितने मैच थे उसमें से जितना औसत बढ़ा है उसको गुणा कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा नया औसत है। ये सीधा सा ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फिर से ये एवरेज का है, करे 6 संख्याओं का औसत 20 है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है, ठीक है। पहले औसत कितना था, देखिए 20 था, अब एक नई संख्या जब हट गई तो देखिए 6 संख्याएं थी, अब कितनी है, 5 संख्याएं। तो कह रहे जो संख्या हटाई गई है तो अब देखो पहले और औसत कितना था, 20 था, और अब औसत कितना हो गया, 15 हो गया 5 संख्याओं का,
ठीक है। तो 15 पंच 75, 75, योग कितना हुआ 75, और पहले कितना था 6 दूनी 12, 120। ठीक है, तो कितने का अंतर आ गया देखिए, तो 75 हम माइनस कर देंगे 120 में से, तो ये कितना है 5, ये बचा 11, तो 11 में से 7 गया तो 7, ठीक है 7 4 11, यानी जो संख्या हटी है वो कितनी थी 45, उसके हटने से ही जो औसत है वो 5, मतलब ये हो गया चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखो देखो ये तो 45 हो गया, हमने ऐसे भी किया कि 6 संख्याओं का औसत 20 था तो 120, 5 संख्याओं का औसत 15 है तो 75, माइनस किया तो 45, मीन्स कि वो जो संख्या गई है वो कितनी थी 45 थी। तो आंसर कितना आ गया देखिए 45। ठीक है, एक तो ये होगा तरीका। दूसरा ये था कि देखो कितनी संख्याएं थी 6 संख्याएं थी, और सभी का औसत कितना कम हो गया 5 5 कम हो गया है, तो मीन्स ठीक है जो संख्या गई होगी वो सभी से 6 संख्याओं से कितना ये गई होगी तो 5 5, तो 6 पंचे कितना 30 नंबर, तो ये गई, और साथ में जो औसत 15 है ये 15 भी ये गई होगी, तो जोड़ देंगे तब भी कितना आएगा 45। इस तरीके से जो संख्या अपना 45 ये गई। में से 6 योग थे ए बी सी, 26 से 5 5 ये गया तो 30, तो वो, और ये जो औसत 15 है ये भी तो साथ साथ ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत जो है 11 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है 11 है। त्रुटिवश गलती से क्या हो गया है कि एक संख्या जो 23 थी उसको हमने 32 समझ लिया था। क्या समझा था 32 समझा था, तो इसका मतलब कि 23 की जगह हमने 32 जोड़ दिया है तो औसत 11 आ गया है। तो औसत तो कम आना चाहिए था क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया, तो कितना हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। तो देखिए जब भी हो 32 में आप 23 घटा दीजिए, जितना एक्स्ट्रा किया होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 32 घटा देंगे, 32 में 23 घटा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, 9 का अंतर आया, तो 9 जो है इसमें से माइनस कर दीजिए, 9 बटे जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, इस 9 का औसत भी पता करना पड़ेगा ना, योग बटे संख्या होती है, 9 बटे 9, 9 से 9 काटेंगे कितना आएगा 1, तो 11 में से 1 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। मतलब हमारा जो एक्चुअली में औसत होना चाहिए था वो था 10, परंतु गड़बड़ी की वजह से ये हो गया था 11। फिर से समझिए एक बार, कह रहा था कि 9 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, उनका औसत है हमारे पास कितना 11, परंतु मिस्टेक से हुआ क्या था कि जो संख्या 23 थी उसकी जगह हमने उसको 32 समझ लिया था। मीन्स कितना एक्स्ट्रा समझ लिया था, तो 9 एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया है। अब ये 9 क्या था, योग था, एक तरीके से योग पढ़ा होगा ना, और इस योग को हमें क्या करना है औसत बनाना है, तो 9 में से 9 माइनस घटा काट देंगे तो ये आएगा और 1, और इतना एक औसत में से कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। यही अगर कह देता कि हमने 32 की जगह 23 समझ लिया था संख्या को, कि जो संख्या 32 थी उसको 23 समझा होता तो औसत बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता, क्योंकि ज्यादा को हमने कम समझा था, तो यही क्या होता 11 प्लस 1 बढ़ जाता तो हमारा औसत हो जाता 12। ठीक है, एक तो ये था। अगर ऐसे भी समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 11 संख्याएं थी और औसत कितना था 9, तो 11 9 99, योग कितना हो जाता है 99, यानी कि कोई 99 था, 99 से 9 घटा दीजिए क्योंकि 9 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, तो ये आएगा 90, और 90 को कितनी संख्या है 9, इनसे भाग दे देंगे तो वापस औसत आ जाएगा 10। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं जैसे भी आप समझ पाए। ठीक है दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x तथा y की आय का जो अनुपात है वो 4:3। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 4:3 है। कह रहा है कि इनकम ऑफ x एंड y आर 4:3, कि जो x की आय है और y की जो आय है वो 4:3 में, उनके खर्च का जो अनुपात है तथा उनके खर्च का अनुपात जो है वो यहाँ दिया है 12:7। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 12:7 है। ठीक है, कितना है 12:7। तो दोनों माह के अंत में 3200 बचाते हैं, यानी कि दोनों का कितना बचता है 3200 रुपये बचता है माह के अंत में। तो पूछा है कि x की आय क्या होगी। देखिए आप जानते हैं आय में अगर बचत माइनस कर दें, क्या कर दें आय में बचत माइनस कर दें तो क्या आता है खर्च आ जाता है, ये जानते थे आय में से। तो देखिए एक की आय कितनी है 4, मैं उसको 4x मानता हूं, दूसरे की आय कितनी है 3, तो इसको 3x मानिए, और दोनों कितना बचाते हैं 3200, तो ऊपर 3200 माइनस कर दीजिए,
नीचे भी 32 माइनस कर दीजिए तो इनका जो खर्च का अनुपात है वो आ जाएगा 12:7 यानी 12/7। सीधा समझ में आया कि आय का 4x 3x माना, 4m 3m भी मान सकते हैं। दोनों में 3200 बचाते हैं, दोनों 3200 बचाते हैं, तो हमने दोनों में 3200 माइनस कर दिया और 12:7 था तो 12/7 कर दिया। अब आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते हैं सीधा सीधा। तो कितना देखो 12 चौक 48 x माइनस 0, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 7 से गुणा करना था मैं यहाँ पे, 7 4 जा 7 चौक 28 x माइनस 0 0 7 दूनी 14 7 21 22 22,400 बराबर 12 36 x माइनस 0 0 12 दूनी 24 12 36 और 2 38। ठीक है, तो इसको आप इधर भेज देंगे, 28 को 26 में घटा दीजिए और ये इधर, तो ठीक है 38,400 में से 22,400 माइनस कर देते हैं। तो 36 में 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और इधर आप इसको प्लस कर देंगे तो ये 38,400 में से जब आप 22,400 माइनस करेंगे 0 0, यहाँ बचेगा कितना, 8 में 4 गए तो 2 गया तो 6 और 3 में से गया तो 1600 यानी कि 16,000 बचेगा। सॉरी 8 से काट देंगे 16 को 2 बार में 2000। जो x का मान आया वो कितना आ गया हमारा 2000। और हमसे पूछा कितना था, किसकी आय पूछा था, कह रहे कि x की ही आय पूछी थी, यानी जो ऊपर बजाया था 4x उसकी आय पूछी थी। तो ये जो x का मान आया है, क्योंकि हमने x की आय क्या मानी थी 4x, तो 4 गुणे x का मान कितना है 2000, तो 2000 गुणा कर देंगे तो कितना देगा 8000, यानी जो इसकी आय कितनी है वो है 8000 रुपए। इसकी x की आय कितनी है 8000। अगर पूछे y की, तो y का कितना है 3x, तो 2000 का गुणा 3 से करेंगे तो 6000 आएगा, वो y की आय आ जाएगी। ठीक दोस्तों, ये है इसका आंसर जो हमने समझा। कुछ नहीं करना है, 4x अपॉन में 3x दोनों में 3200 माइनस करके अनुपात को रख के क्रॉस कर देंगे, x का मान आ जाएगा और फिर दोनों की आय पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ABC 3 को जो है इन तीनों का अनुपात दे रखा है, A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 2:3:4। ठीक है, यहाँ भी रेशियो, सॉरी ये मिस्टेक होगी टाइपिंग में। तो आपसे पूछा है कि 7 3 8 को आपको A B C में बांटना है, तो B का हिस्सा कितना होगा। देखिए B का हिस्सा कितना है 3, कितने में से, टोटल अगर बात करें तो 4 3 7 2 9 रुपए में से 3 रुपए किसका हिस्सा, B का। तो इतने में से कितना होगा, तो सीधे से क्या करना है, इतने का 3/9 कर दीजिए, 3 3 का 9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 6 जा 18, यानी 246 जो है वो B का हिस्सा है। अगर यही A का पूछता तो A का हिस्सा देखिए कितना था, A का हिस्सा था कितना 9 में से 2, तो 7 3 8 2/9। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो A का हिस्सा आ जाएगा। वहीं अगर C का पूछता तो 4/9 कर देते, जिसका भी पूछेगा उसका आंसर आ जाएगा, यही इसका वो है। ठीक है दोस्तों, एक आयु से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को देखिए और इसका कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूं। क्या दिया है, x अनुपात y बराबर 2:1 दिया है। तो पूछा है x² माइनस y² अपॉन में x² प्लस y² कितना होगा। यानी x² का हम 2 मानते हैं, y को 1 मानते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी 4 और 1, तो ऊपर कितना आ गया 3, नीचे आ गया 5, 3:5। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं पूरे वीडियो में, आप इस प्रश्न को ट्राई कीजिएगा, कमेंट बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बताइए कि आपको कैसा रहा ये वीडियो, ताकि ऐसे ही हम वीडियो आपके सामने लाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, ऑफिसर बनके अपने घर, परिवार और समाज का नाम रोशन कीजिए।